नमस्कार। हिंदी निधि में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित निबंध कविता क्या है। आज इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये निबंध बीए तृतीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में संकलित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, समीक्षक और निबंधकारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए निबंधों को चिंतामणि नाम से संकलित किया गया है। चिंतामणि में संकलित निबंधों के विषय अत्यंत सूक्ष्म एवं गंभीर हैं। नए विचार, स्वस्थ चिंतन, नई अनुभूति से संपन्न इन निबंधों में मनोविज्ञान और रसानुभूति का प्रतिपादन प्रौढ़तम शैली में किया गया है। चलिए हम उनके प्रतिनिधि निबंध कविता क्या है के सार को समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने अपने निबंध कविता क्या है के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि एक कविता को लिखने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका क्या प्रयोजन होना चाहिए और कविता मानव व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन लाती है, किस प्रकार मनोभावों को जगाने का कार्य करती है। इन सभी बातों पर उन्होंने अपने इस निबंध में विचार किया है। शुक्ल जी कहते हैं, कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस प्रकार से व्यक्त करती है कि मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। वे हमें मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके अनुसार कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। वे हमारे मनोभावों को जगाने का कार्य करती है। कविता के माध्यम से हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या गलत काम हमें असह्य होने लगता है। हमें कविता के माध्यम से यह जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गए। अब इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि कविता हमें कार्य में प्रवृत्त करती। कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल पर हम किसी काम को करने या ना करने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमें उत्तेजित करता है। अतः कार्य प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। यदि किसी से यह कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा इतना सारा रुपया उठाकर ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दारिद्र्य बना रहता है, तो संभव है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। पर यदि कविता के माध्यम से दरिद्रता, अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थि पंजर सामने पेश किए जाएं और कुछ भूख से तड़पते हुए बालक के पास बैठी हुई माता का आर्त स्वर सुनाया जाए, तो वह मनुष्य क्रोध और करुणा से विभोर उठेगा और इन बातों को दूर करने के लिए यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा। तो इस प्रकार कविता हमारे मनोभावों को जगा करके हमें कार्य की ओर प्रवृत्त करने का कार्य करती। शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि कविता मनोरंजन का साधन भी है और स्वभाव का संशोधन करने का माध्यम भी है। वो कहते हैं, कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से अनुभव कर सकते हैं। कविता के माध्यम से हमारे स्वभाव का संशोधन भी होता है। उसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए, जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया है और संसार के सब सुखों से मुख मोड़ लिया है। अथवा किसी महाक्रूर राज कर्मचारी के पास जाइए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो चुका है, जिसे दूर के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में ये प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इसकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म पर लाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो केवल काव्य में है। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी और उनकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करे। अब शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में तो
मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है और इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसा कि किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा असर करती है। तो इस प्रकार काव्य का उद्देश्य मनोरंजन करने के साथ साथ समाज को एक अच्छी और नीतिपूर्ण शिक्षा देना भी है। शुक्ल जी आगे लिखते हैं, कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। इसके पश्चात शुक्ल जी कविता की आवश्यकता पर चर्चा करते हुए कहते हैं, कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका एक कारण है। बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। इसलिए मानुषी प्रवृत्ति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने न पावे। जानवरों को कविता की जरूरत नहीं पड़ती। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप माधुर्य से हमें आह्लादित करती है, वही उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्ध भी करती है। अर्थात किसी रमणी यानी कि किसी स्त्री के बाह्य रूप सौंदर्य का वर्णन तो कविता करती ही है, साथ ही उसके मनोभावों का रमणीय चित्र भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इस प्रकार से कविता सौंदर्य की सृष्टि करती है और सृष्टि के सौंदर्य से हमें परिचित कराती। आगे शुक्ल जी कविता के दुरुपयोग पर भी चर्चा करते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। मतलब किसी की खुशामद करने के लिए या किसी की प्रशंसा करने के लिए कविता लिखते हैं तो एक तरह से वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वाले लोगों को कविता नहीं लिखनी चाहिए। कविता उच्चाशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला होता है। उसकी दृष्टि में राजा और रंक सब समान होते हैं। मतलब जो एक अच्छा कवि है वो कभी किसी की प्रशंसा करने के उद्देश्य से कविता नहीं रचेगा। उसकी दृष्टि में तो राजा और रंक सभी समान हैं। इसलिए वो अपने स्वार्थवश किसी की प्रशंसा करने से बचता है। कविता की भाषा के संदर्भ में शुक्ल जी लिखते हैं, मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में कुछ न कुछ पुराने शब्द आए। उनका थोड़ा बहुत बने रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम देते हैं। इसलिए पुरातन शब्दों का प्रयोग भी कविता में किया जा सकता है। आचार्य जी कहते हैं, कविता में कही गई बात हृदय पटल पर अधिक स्थायी होती है, अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों का प्रयोग अधिक काव्य सम्मत है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिन्हें हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक आते हैं। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जिन्हें हम जटिल शब्द कहते हैं या जो संयुक्त व्यापारों की सूचना देते हैं, वे कविता में वांछित नहीं है। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग कविता नहीं होना चाहिए। आगे आचार्य जी कहते हैं कि कविता की बोली और साधारण बोली में बड़ा अंतर है। भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य दोनों के संयोग से ही कविता की सृष्टि होती है। श्रुति कटु मानकर कुछ अक्षरों का परित्याग, वृत्त विधान और अंत्यानुप्रास का बंधन इसी नाद सौंदर्य को निभाने के लिए है। बिना इसके कविता करना अथवा केवल इसी को सर्वस्व मानकर कविता करने की कोशिश करना निष्फल है। नाद सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य होना चाहिए। यदि किसी कविता में भाव सौंदर्य के साथ नाद सौंदर्य भी वर्तमान हो तो वह अधिक ओजस्विनी और चिरस्थायिनी होगी।
नाद सौंदर्य कविता के स्थायित्व का वर्धक है। उसके बल से कविता ग्रंथाश्रय विहीन होने पर भी किसी न किसी अंश में लोगों की जिह्वा पर बनी रहती है। अतएव इस नाद सौंदर्य को केवल बंधन ही नहीं समझना चाहिए, यह कविता की आत्मा नहीं तो शरीर अवश्य है। कविता में अलंकार की उपस्थिति को लेकर के आचार्य जी कहते हैं कि कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। कल्पना को चटकीली बनाने और रस परिपाक के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या आकार बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है और कभी घटाकर। कल्पना तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु के रूप और गुण को उसके समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। इस तरह की भिन्न प्रकार की वर्णन प्रणालियों का नाम ही अलंकार है। इसका उपयोग काव्य में प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है। इससे वस्तु वर्णन में बहुत सहायता मिलती है। कहीं कहीं तो इसके बिना कविता का काम ही नहीं चलता, किंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि अलंकार ही कविता है। ये अलंकार बोलचाल में भी रो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं, जिसने सालग्राम को भून डाला उसे भटा भूनते क्या लगता है। इसमें काव्यार्थ उत्पत्ति अलंकार है। क्या हमसे वैर करके तुम यहाँ टिक सकते हो, इस वाक्य में वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में साधारण बोलचाल में भी अलंकारों का प्रयोग करते हैं, तो उसी प्रकार कविता में भी अलंकारों का प्रयोग होता है और ये स्वाभाविक ही होना चाहिए। इसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, लेकिन अलंकार कविता में उपयोगी होते। तो इस प्रकार आज हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया प्रतिनिधि निबंध कविता क्या है को जानने का प्रयास किया और कविता के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातों को जाना। कविता निर्माण की प्रक्रिया में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय पर जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करती हूँ कि इस निबंध के सार से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।